नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। आज है दिन शनिवार, दिनांक 13 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। कार्यक्रम की शुरुआत छोटे करदाताओं के लिए राहत का ऐलान से करते हैं। यूं तो इस खबर को हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है, पर मैं यह दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर बता रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर को लेकर निर्णय करने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 के प्रभावों को लेकर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी संग्रह को प्रभावित करने वाले इन्वर्टेड यूटी स्ट्रक्चर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सीतारमण ने कहा कि छोटी कंपनियों के लिए विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। ऐसी कंपनियों को लेट से जीएसटी फाइल करने पर 9% की दर से ब्याज देना होगा। छोटी कंपनियों को मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जीएसटी काउंसिल क्षतिपूर्ति शेष को लेकर जुलाई में चर्चा करेगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 31 सितंबर 2020 के बीच रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए यह लागू होगा। दूसरी खबर भी दैनिक जागरण से ही ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों की स्थिति को भयावह बताते हुए दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को अलग से भी वहां की बदहाल स्थिति पर नोटिस जारी कर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने भर से पूरी नहीं हो जाती, बल्कि पर्याप्त संसाधन और मरीजों की देखभाल करने वाला स्टाफ मुहैया कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना जांच की घटती संख्या पर भी सवाल उठाया और कहा कि जांच न करना समस्या का विकल्प नहीं है, बल्कि जांच की सुविधा बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मामले पर 17 जून को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी स्थिति दयनीय है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र व इन राज्यों को भी नोटिस जारी कर कोरोना मरीजों के इलाज और प्रबंधन पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्यों के मुख्य सचिव तत्काल प्रभाव से मामले पर संज्ञान लें और सुधार के उपाय करें। अगली खबर बिहार से। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नया शेड्यूल पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जारी कर दिया गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए नए कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार यानी 15 जून 2020 से आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओपन से 18 माह का डीएलएड कोर्स कर चुके उम्मीदवार राज्य पात्रता परीक्षा टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया के बाद 18 जुलाई तक विभाग द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी, जबकि मेधा सूची का प्रकाशन नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद 23 जुलाई 2020 को जारी किया जाएगा। मेधा सूची को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति 24 जुलाई से 7 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेगी। अगली खबर कोरोना संक्रमण से संबंधित। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार चली गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 7 बजे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई। पिछले कुछ दिनों से देश में हर दिन संक्रमण का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड होता है। कोरोना संक्रमण देश में किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिन में ही 1 लाख केस सामने आ चुके हैं। देश भर में
कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में से 1/3 मामले जून महीने में ही आए हैं। 1 जून से ही देश में लॉकडाउन को काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया गया है और 8 जून से अनलॉक 1 के तहत अधिकतर गतिविधियों से रोक हटा ली गई है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में प्रकाशित एक खबर के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस ने 5 भारतीय को मारी गोली, जिसमें एक की मौत हो गई है। इस खबर को विस्तार से देखते हैं। बिहार में सीतामढ़ी के सोनबरसा के जानकी नगर लालबंदी भारत नेपाल बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह नेपाल पुलिस और भारतीय क्षेत्र के लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। झड़प बढ़ने पर नेपाल सशस्त्र पुलिस ने फायरिंग कर दी और जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें से 3 को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी अस्पताल लाया गया, जबकि एक को नेपाल पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। एक अन्य घायल के पैर को छूकर गोली निकल गई थी। उसका इलाज स्थानीय स्तर पर सोनबरसा में ही करवाया गया। सूचना मिलते ही एसएसबी के साथ साथ स्थानीय सोनबरसा पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गए हैं तथा बॉर्डर पर उपजे तनाव को कम करने का प्रयास किया। दोनों देशों के स्थानीय अधिकारी बैठक कर मामले को सुलझाने में जुट गए। एएसएसबी 91वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हिंसक झड़प और फायरिंग समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी दस्ते व डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। एहतियात के तौर पर सीएम आवास के गेट बंद कर दिए गए हैं। अंदर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इस दौरान विक्रमादित्य मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। ऐसा करने वाले कामरान अमीन खान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने धमकी देने वाली बात स्वीकार भी कर ली थी। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम, जिसे मैं प्रति सुबह आपके समक्ष लेकर आता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी किसी तरह का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।